हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल हम इसको कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कभी भी अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका आसानी से आंसर सही हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कई बार कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था फ्रेंड्स। ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 का हुआ। अब देखिए, जो प्लासी का युद्ध है वो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, तो ये भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे गंगा नदी भी लिखा हुआ है और भागीरथी नदी भी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आप छोटे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आप क्या करेंगे कि भागीरथी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो आप गंगा नदी लगाएंगे। परंतु यदि उच्च स्तर पे पूछ रहे, जैसे यूपीएससी आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन पे अगर ये पूछेगा, तो वहां पे आपने क्या लिखना है? भागीरथी नदी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो ये प्लासी है ये कहाँ पे है? बंगाल में है। ठीक है, और बंगाल के लोग गंगा नदी को क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कि प्लासी का युद्ध कहां पे होता है? भागीरथी नदी। क्यों? क्योंकि गंगा नदी को वो क्या कहते हैं? बंगाल के लोग क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। तो इसलिए साफ साफ बिल्कुल आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। छोटे एग्जाम देंगे तो गंगा नदी टिक लगाएंगे, और बड़े एग्जाम यदि आप देते हैं तो भागीरथी, क्योंकि बंगाल के लोग गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्लासी का युद्ध है किस किस के बीच हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ है। तो प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया था कि प्लासी का युद्ध में किसके नेतृत्व में हुआ। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में होता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जब ये युद्ध होता है, इसका जो परिणाम क्या रहता है फ्रेंड्स, कि जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि प्लासी के युद्ध में कौन जीतता है? अंग्रेज जीतते हैं, और जो बंगाल का जो नवाब रहता है सिराजुद्दौला, वो क्या हो जा? हार जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसकी जो पृष्ठभूमि है प्लासी के युद्ध की, उसको देखते हैं ताकि आपको एक कहानी के माध्यम से अभी आपको समझ में आए। ठीक है, कि किस प्रकार से प्लासी का युद्ध होता है, क्या कारण रहता है प्लासी के युद्ध का। तो यहां से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध किस लिए हुआ था। देखिए फ्रेंड्स कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होती है कि जो केंद्रीय मुगल सत्ता है वो कमजोर हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है, जिसे कि नाम दिया गया उत्तर मुगल काल। भाई, औरंगजेब के बाद जब वहां की जो मुगल सत्ता कमजोर होती है, तो उसको नाम क्या दिया गया? उत्तर मुगल काल उत्तर मुगल काल नाम दिया गया है। अब क्या होता है कि जब मुगल सत्ता बिल्कुल कमजोर हो जाती है, तो जो बंगाल के नवाब थे, नवाब अलीवर्दी खां, तो जो नवाब अलीवर्दी खां हैं वो स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित करता है। ठीक है, क्या होता है कि मुगल सत्ता बिल्कुल कमजोर हो गई है। अब जो वहां का जो बंगाल का जो नवाब है अलीवर्दी खां, तो वो स्वयं को क्या कर देते हैं? बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित करता है। बिल्कुल, अब ये आप कहानी के रूप में इसको याद रखो। अब जो अलीवर्दी खां है, नवाब अलीवर्दी खां, इसका कोई भी पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है इसका, केवल 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अलीवर्दी खां की कितनी पुत्रियां थी? तो 3 पुत्रियां थी। कितनी? 3 पुत्रियां थी। अब अलीवर्दी खां क्या करता है कि इसके बेटे तो है नहीं, केवल 3 पुत्रियां हैं। तो जो इसकी सबसे छोटी पुत्री थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। तो वो क्या करता है? इसको बंगाल का नवाब घोषित करता है। ठीक है, बिल्कुल कहानी आपको याद हो गई होगी कि जो अलीवर्दी खां है इसका कोई पुत्र नहीं है, केवल 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियों में से जो उसकी सबसे छोटी पुत्री है, उसका पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला, और इस सिराजुद्दौला को वो क्या करता है? बंगाल का नवाब घोषित करता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया।
अब क्या होता है कि भाई जब अब उसकी जो छोटी पुत्री उसका नवाब, उसके पुत्र को तो वो नवाब बनाते हैं अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां की दो अन्य बेटियां भी थी, तो वो उसके विरुद्ध हो जाती कि भाई हम नहीं है इसकी बेटी, हमारे पापा नहीं है, हम मेरा लड़का क्यों नहीं बनाया गया। तो दूसरी मौसी भी जो सिराजुद्दौला दूसरी मौसी है वो कहती कि भाई मेरे लड़के को क्यों नहीं बनाया। तो इसकी जो सबसे इतिहास में बार बार ये नाम आ जाता है कि सिराजुद्दौला की मौसी कौन थी, तो घसीटी बेगम। ठीक है, तो घसीटी बेगम बहुत ही वो हो जाती, बहुत ही इसके जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध बहुत विरुद्ध हो जाती है। और साथ उसका पुत्र, उसकी बहन, उसके नाते रिश्तेदार और स्वयं जो बंगाल के सामंत लोग भी हैं वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो जाते हैं। अलीवर्दी खां के भी विरुद्ध हो जाता है कि भाई हम इसी को क्यों बनाया गया, अन्य लोगों को क्यों नहीं बनाया गया है बंगाल का नवाब। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए कि बंगाल में जो अलीवर्दी खां है उसकी तीन पुत्रियां थी। पहली पुत्री का जो सबसे छोटी पुत्री है, इसका पुत्र को वो क्या बनाता है, बंगाल का नवाब बनाता है। और उसकी जो दो अन्य बेटियां हैं वो इसके विरुद्ध हो जाती है और इसके नाते रिश्तेदार इसके विरुद्ध हो जाते हैं। और साथ ही जो बंगाल के सामंत लोग भी है इसके विरुद्ध हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कहानी। अब क्या होता है कि जब सभी इसके नाते रिश्तेदार सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे जो अंग्रेज थे उनको थोड़ा मौका मिल जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध षड्यंत्र रचने का। अब वो क्या चाहते थे, वो तो भारत में अपना स्थापना करना चाहते थे। तो वो क्या करते कि अच्छा इसके विरुद्ध, अब यहाँ के स्वयं इसके नाते रिश्तेदार इसके आपसी इसके विरुद्ध हो गए। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसके विरुद्ध अब षड्यंत्र रचना प्रारंभ करते हैं सिराजुद्दौला के विरुद्ध। अब क्या होता है, इसका जो मेन कारण रहता है प्लासी के युद्ध का, कि सबसे पहले कि तो 1757 में फर्रुखसियर द्वारा दिया गया अंग्रेजों को अधिकार पत्र। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आपको पहले ही पढ़ाया है 1757 का जो फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को जो अधिकार पत्र, जिसे कि मैंने मैग्ना कार्टा के नाम से भी आपको पढ़ाया था। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो 1757 में जो फर्रुखसियर द्वारा दिया गया अंग्रेजों को अधिकार पत्र, ये मेन प्लासी के युद्ध का कारण रहा है। दूसरा कारण कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता एवं चंद्रनगर पर कब्जा, ये भी प्लासी के युद्ध का कारण रहा है। दूसरा सबसे जो मेन कारण था इसका, तो फोर्ट विलियम का किला, क्योंकि वो क्या करना, वो जो बंगाल में अंग्रेज क्या कर रहे थे, फोर्ट विलियम का किला बनवाना चाह रहे थे। और ये जब किला बनाना चाह रहे थे तो वहां पे जो नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, तो वो क्या करता है कि उनको जो जितने भी उनके लोग रहते हैं अंग्रेज लोगों को, उनको एक काल कोठरी में बंद करता है। तो इसका अभी एक कारण रहता है ब्लैक होल की घटना, जिसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको ब्लैक होल की घटना क्या है इसको समझेंगे, ताकि प्लासी का युद्ध आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ब्लैक होल की घटना भी कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी या काल कोठरी की घटना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ब्लैक होल की घटना क्या है, ये घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1756 को हुई। ठीक है, अब इस घटने का कारण क्या था कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला क्या करता है, एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद करता है। क्या करता है, जब ये अंग्रेज आते हैं ना वहां पे किला बनाने के लिए, बंगाल में किला बनाने के लिए, तो सिराजुद्दौला को बुरा लगता है। वो क्या करता है कि एक छोटी सी कोठरी में उसका एक ऊपर जो छत का ढक्कन खोलता है, वो छोटा सा ढक्कन, और वहां से इनको एक एक करके अंदर डालता है इस कोठरी में। बिल्कुल जैसे कि जैसे मुर्गों को डालते हैं ना, मुर्गों को डालते हैं, उसी प्रकार उसने क्या कर दिया, उनको अंदर धकेला, फटाफट फटाफट उसने 146 को काल कोठरी में सीधे बंद कर दिया। तो जब सुबह में सिराजुद्दौला कमरा खोलता है, उस काल कोठरी के दरवाजा को खोलता है, 123 लोग मरे मिलते हैं वहां। कितने, 123 लोग मरे मिलते हैं, केवल 23 लोग ही जीवित रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिराजुद्दौला द्वारा जब काल कोठरी में कितने लोगों को बंद किया गया था, तो 146 लोगों को किया गया था। कितने लोग मरे थे, तो 123 लोग मरे थे। केवल कितने लोग बचे, तो 23 लोग बचे। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो 23 लोग बचते हैं, क्योंकि 123 लोग तो मर गए हैं, अब बचते कितने कितने लोग हैं, केवल 23 लोग बचते हैं। इनमें से एक इतिहासकार था जिसका नाम था हॉलवेल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो 23 लोग बचे गए थे इनमें से इतिहासकार का नाम क्या था, तो हॉलवेल था, हॉलवेल। तो ये जैसा ही कमरा खुलता है तो हॉलवेल भागते सीधे लंदन। ठीक है, जहां इंग्लैंड भागता है वो सीधे लंदन भाग जाता है। वहां पर वो राजा से बोलता है कि महाराज कि बंगाल में एक नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला,
वो तो बहुत ही दयनीय स्थिति कर दी उसने अंग्रेजों की। उसने सर ऐसा किया कि एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, स्वयं मुझे भी बंद कर दिया। वो राजा बोलता है भाई तू कैसा बच गया? तो सर बोलता है कि मैं, मेरा बहुत बड़ा नसीब रहा, ये रहा बचने का कि उसने सबसे लास्ट में मुझे अंदर किया है, और मैंने एक नाक से थोड़ा सा सांस लेता रहा जिससे मैं कि जीवित रह गया, और मैं तो वहां तो इतिहास लिखने जा रहा था। बोलता अच्छा ये ऐसी कंडीशन है। वो क्या करता है कि जो ब्रिटेन का राजा है, कि लंदन का जो राजा है, वो क्या करता है कि जो मद्रास में रहता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेजों का जो मेन नेतृत्व करने वाला, तो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहता है कि तू जा सिराजुद्दौला से तू बदला ले। भाई उसने हमारे 123 लोगों को सीधे मार दिया है, तू बदला ले उससे। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, लेकिन जो सिराजुद्दौला है इसकी सेना इतनी बड़ी विशाल थी, इतनी भयंकर बड़ी थी कि अंग्रेजी सेना इसके सामने तुच्छ भी बराबर थी, यानी कि जमीन और आसमान का फर्क था सीधे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो घबरा जाता है, वो बोलता है कि बाबा इसके साथ तो युद्ध करना तो भाई मूर्खता होगी, तो मार देगा एक ही मिनट में। तो वो क्या करता है कि जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति का नाम था मीर जाफर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम क्या है, तो मीर जाफर, ठीक है ना, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। तो मीर जाफर को अपने साथ मिलाता है, कहता है कि भाई तुम मेरे साथ युद्ध लड़, और हम इस सिराजुद्दौला को मृत्यु करते हैं, इसको मारते हैं, और मैं तुझे क्या करूंगा, यहाँ का नवाब घोषित करूंगा, तुझे यहाँ का बंगाल का नवाब, नवाब मतलब वहां का राजा, राजा घोषित करूंगा। अब कंडीशन क्या होती है कि भाई जीत किसकी होनी थी, सिराजुद्दौला की होनी थी, आहार किसकी होनी थी, अंग्रेजी की होनी थी, क्योंकि अंग्रेजी सेना तो छोटी थी और सिराजुद्दौला के साथ पास तो बहुत बड़ी विशाल सेना थी। अब कंडीशन क्या होती कि जो सिराजुद्दौला का मेन सेनापति है वो इसका साथ नहीं देता, वो किसका साथ देता है, अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। स्वयं जो बंगाल के लोग हैं, जो बंगाल इसके नाते रिश्तेदार, घसेटी बेगम, उसकी मौसियाँ, उसके मौसी के लड़के, वो कोई इसका साथ नहीं देता, किसके साथ देते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। अब जब अंदर के लोग ही बाहर वालों के साथ मिल जाएंगे, स्वयं नुकसान तो होना ही था। अब कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और जो सिराजुद्दौला है उसकी यहाँ पे सीधे मृत्यु हो जाती है, वो सीधे उसको मार देते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कारण जो इसका हारने का रहा है, मीर जाफर आए, मीर जाफर ने इसका साथ नहीं दिया, और इसके नाते रिश्तेदारों ने, इसकी मौसियों ने, इसकी मौसी के लड़कों ने इसका साथ नहीं दिया, और स्वयं बंगाल के जो सामंत लोग थे इसका साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है प्लासी के युद्ध में। अब देखिए फ्रेंड्स कि क्या होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं हमारा बंगाल का वास्तविक नियंत्रण इनके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो अंग्रेज थी उनकी वास्तविक सत्ता भारत में स्थापित हो पाई, ठीक है ना, बंगाल, भारत मतलब बंगाल में स्थापित हो पाई। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल में वास्तविक नियंत्रण हो पाया है, तो प्लासी के युद्ध के बाद, बिल्कुल आपको ये क्लियर याद रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि जब सिराजुद्दौला की तो मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो मीर जाफर था यानी कि सेनापति, इस सेनापति को अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल का नवाब बना देते, घोषित कर देते हैं। इसका शासनकाल कब तक रहा, 1757 से लेकर 1756 तक रहा है ना, 1757 से 1760 तक, सॉरी फ्रेंड्स, 1757 से 1760 तक मीर जाफर का शासनकाल रहता है। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नया नवाब किसे घोषित किया गया, मीर जाफर को किया गया। अब क्या होता है कि मीर जाफर को किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसको कठपुतली की तरह नचाते अपने हाथों पे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा बंगाल का नवाब था कि जिसे अंग्रेज कठपुतली मात्र बनाकर रह गया था, तो मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली मात्र बनकर रह गया था। वो क्या करते थे, इसके बाद जैसे भी वो बोलते थे मीर जाफर वैसा करता था। तो अंग्रेज क्या करने लगे, मीर जाफर से बार बार पैसे मांगने लगे, बहुत सारे इसके विरुद्ध काम करने लगे। तो क्या किया मीर जाफर ने कि कुछ पैसे देने से आनाकानी कर दी। तो मीर जाफर बोलते, अंग्रेज बोलते अच्छा तो हमारे साथ बदला लेने लग गया, तो ये इसको सीधा चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो इसको सीधा बदल देते हैं, और मीर जाफर का दामाद रहता है मीर कासिम, ठीक है।
मीर कासिम। तो मीर कासिम को वो क्या करते हैं, बंगाल का नया नवाब घोषित करते हैं। ठीक हो गया। पहले तो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की मृत्यु प्लासी के युद्ध में हो जाने के बाद वहां पे क्या होता है, मीर जाफर जो कि उसका सेनापति है उसको वो नवाब घोषित करते हैं। अब नवाब जो मीर जाफर है वो पैसे देने से जब इनकार कर देते हैं तो उसका जो दामाद रहता है मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अब क्या होता है कि मीर कासिम का जो शासनकाल है 1760 से 1763 तक। तो ये जो मीर कासिम था ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत ही बढ़िया शासक था। और मीर कासिम ने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको याद रखना है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है। तो मीर कासिम, क्या आंसर आएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ये मीर कासिम है ये बहुत महत्वाकांक्षी और अपने काम में बहुत ही बढ़िया तरीके से करता था, अंग्रेजों के विरुद्ध भी काम करने लगा। अब क्या होता है कि अंग्रेज क्या सोचते हैं कि अच्छा ये तो हमारे विरुद्ध काम करने लग गया, इससे बढ़िया तो यार ये मीर जाफर ही बढ़िया था कि जो हमारी जैसे हम बोलते थे वैसे ही करता था, हमने यार मीर जाफर को क्यों चेंज किया। अब क्या होता है कि अंग्रेज मीर कासिम से नाराज होते हैं और फिर से मीर जाफर जो कि उनको कठपुतली मात्र था, मीर जाफर को फिर से वो क्या करते हैं, नवाब घोषित करते हैं। बोलते हैं नवाब ना मीर जाफर ही बड़ी है, अन्य लोगों को भी नहीं बनाएंगे, मीर जाफर ही को बनाना है भाई, वो जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही कर रहा है। ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि मीर कासिम को हटाकर फिर किसे बनाया गया है, मीर जाफर को नवाब बनाया गया है। अब यहां से बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड। अब क्या होता है मीर कासिम को 1760 से 1763 से इसका फिर का शासनकाल रहा है। तो मीर कासिम को जब पद से हटाया जाता है, कब, मीर कासिम को जब पद से हटाया जाता है तो मीर कासिम क्या करता है कि मुगल शासक जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय और एक जो कि अवध के नवाब हैं उनका नाम है सिराजुद्दौला। तो वो क्या करता है, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक है और बंगाल का जो न अवध का जो नवाब है उसका नाम है सिराजुद्दौला, उससे वो क्या करता है, सहायता मांगने जाता है। क्या जो मीर कासिम है ना, जब उसे पद से हटा दे अंग्रेज उसको पद से हटाते ना, मीर जाफर बढ़िया है, मीर कासिम गलत है, इसको हटाओ, मीर कासिम को हटाओ, मीर जाफर को लाओ। तो मीर जाफर को लाते हैं तो मीर कासिम हट जाता है। अब जब मीर कासिम हट गया तो क्या कंडीशन होती है कि मीर कासिम सीधे जाता है बंगाल मुगल शासक के पास शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उनसे वो सहायता मांगने जाते हैं कि सर आप मेरी मदद कीजिएगा, मैं इनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ अंग्रेजों के साथ। तो क्या कंडीशन होती है कि ये इसका साथ देते हैं। ठीक है, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला इसका साथ देते हैं। अब क्या होता है कि यह तीनों आपस में मिलते हैं और फिर युद्ध अंग्रेजों के साथ होता है जिसे नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ। तो बक्सर का युद्ध, एक तरफ तो तीन लोग हैं, कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, स्वयं मीर कासिम और सुजाउद्दौला। ठीक है, और एक तरफ दिया कौन, अंग्रेज। ठीक है, तो किन किन के बीच हुआ बक्सर का युद्ध, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला के बीच हुआ और अंग्रेजों के बीच हुआ। बिल्कुल याद हो गया। अब देखिए यहां से छिड़ता है फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध किस प्रकार हम याद करेंगे कि बक्सर का युद्ध, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर यहां से मैंने रिपीट कर दिया कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ। तो बक्सर का युद्ध आप जान सकते हैं कि मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला तथा दूसरी ओर अंग्रेजों के बीच होता है। ठीक है, दो से नहीं, एक तो अंग्रेज और दूसरे शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, ये तीन लोग और यहां से अंग्रेज, इनके बीच बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है कि अंग्रेजों की जीत होती है और जो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला है उनकी हार हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध में जीत किसकी होगी, अंग्रेजों की होती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध था इसने अंग्रेजों को बंगाल में
स्वतंत्र नियंत्रण रखने के लिए अधिकार कर दिया इनका। और जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि जिसने अंग्रेजों को पूरे भारत में कदम रखने का मौका दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स घुमा के कि कौन सा युद्ध था कि जिसने अंग्रेजों को भारत में रखने का कदम रखने का मौका दिया। कौन सा युद्ध था कि जिसने अंग्रेजों को भारत में कदम रखने का मौका दिया? तो यहाँ पे आएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, क्योंकि बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि जिसने पूरे भारत में अंग्रेजों को कदम रखने का मौका दिया। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध था कि जिसने अंग्रेजों को बंगाल में कदम रखने का मौका दिया, तो प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। बक्सर का युद्ध के कारण ही अंग्रेजों को पूरे भारत में कदम रखने का मौका मिला, जो कि वो 1947 तक भारत में अपने कदम बनाए रखे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बक्सर का युद्ध है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अभी आपने देखा कि प्लासी के युद्ध में किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसके बाद एक संधि होती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, एक संधि होती है 1765 में, जिसका नाम दिया गया इलाहाबाद संधि। इस इलाहाबाद संधि में भी दो संधियां होती है। ठीक है, जो प्रथम संधि होती है किसके बाद? पहले देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इसके अंतर्गत संधि होती है दो। ठीक है, प्रथम संधि किसके भीतर होती है? ये प्रथम संधि होती है, प्रथम इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 को, और यह संधि होती है अंग्रेजों और मुगलों के बीच। किसके? अंग्रेजों और मुगलों। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम इलाहाबाद संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच हुई? अंग्रेजों और मुगलों के बीच हुई। ठीक है, अब आता है दूसरी इलाहाबाद संधि। तो दूसरी इलाहाबाद संधि 16 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद, पहला 12 अगस्त और उसके 4 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1765 को यह संधि किसके बीच होती है? अंग्रेजों और अवध के जो नवाब थे उनके बीच होती है। ये बिल्कुल यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनेंगे हमारे परीक्षाओं में। अन्य भी काफ़ी है, परंतु ये वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव केवल यहीं से बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।